नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे एक प्रणालीगत विफलता मानते हुए सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के लिए 15 बिंदुओं वाली गाइडलाइन जारी की है। इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग, शिकायत निवारण और संस्थागत जवाबदेही जैसे अहम उपाय शामिल हैं। ये दिशा निर्देश एनसीआरबी की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो बताती है कि 2022 में देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की। उनमें से 13,044 तो छात्र ही थे, जबकि 20 साल पहले 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। आखिर छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है और सुप्रीम फैसले के बाद इसमें कितना बदलाव आएगा, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश के भविष्य यानी छात्रों के सुसाइड केस पर गहरी चिंता जताई और कई दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में नीट अभ्यर्थी छात्रा की मौत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का प्रभावी निर्णय निजी कोचिंग सेंटर से लेकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण अकेडमियों और छात्रावासों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आया है। सुप्रीम की डबल बेंच ने कहा कि ये स्थिति सिस्टम की विफलता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों को मनोवैज्ञानिक द्वंद, शिक्षा के बोझ और संस्थागत असंवेदनशीलता से बचाने के लिए तत्काल संस्थागत सुरक्षा उपाय अनिवार्य करने होंगे। पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि संकट की गंभीरता को देखते हुए संवैधानिक हस्तक्षेप आवश्यक है। इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट को दी गई शक्तियों का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत दिए गए निर्णय को देश का कानून माना गया है। पीठ ने कहा उसके दिशा निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद या राज्य विधानसभाएं एक उपयुक्त नियामक ढांचा लागू नहीं कर देती। आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की वो 15 गाइडलाइन। हर संस्थान में पर्याप्त काउंसलर हो, छोटे बैचों के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएं, सुसाइड हेल्पलाइन नंबर हर जगह स्पष्ट रूप से लगे, सभी स्टाफ की साल में 2 बार मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग हो, हाशिए पर खड़े छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता बरती जाए, यौन उत्पीड़न और रैगिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो, अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, मानसिक स्वास्थ्य को करिकुलर में शामिल किया जाए, सालाना मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार की जाए, परीक्षा पैटर्न की समय समय पर समीक्षा की जाए, नियमित और संरचित करियर काउंसलिंग हो, रेजिडेंशियल संस्थानों में बुलिंग और ड्रग्स मुक्त वातावरण सुनिश्चित हो, इमरजेंसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य रेफरल प्रोटोकॉल तय हो, सभी छात्र हित सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए, संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए एक समिति बनाई जाए। ये निर्णय 17 वर्षीय नीट अभ्यर्थी छात्रा की दुखद और प्राकृतिक मृत्यु की सुनवाई के बाद आया है, लेकिन एनसीआरबी के सुसाइड के आंकड़े गहन चिंता का विषय हैं। एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट पर ही नजर डालें तो देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें देश भर में 13,044 छात्रों ने किया था सुसाइड। 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। एनसीआरबी के मुताबिक 100 सुसाइड केस में 8 छात्र, परीक्षा में फेल होने पर 2,248 छात्र जान दे देते हैं। गाइडलाइन देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो 90 दिनों के अंदर हलफनामा जमा करे, जिसमें ये बताया जाए कि छात्रों की मानसिक परेशानियों पर क्या काम कर रही है। इसके अलावा कोर्ट ने पहले दिए सुझाव पर भी जवाब तलब किया है। बता दें कि देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और संस्थागत विफलता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ इन दर्दनाक घटनाओं की ओर एक चेतावनी है, बल्कि एक संवेदनशील और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने की दिशा में भी बड़ा कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ अंक नहीं, बल्कि छात्रों की मानसिक स्थिति, भावनात्मक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण भी उतने ही जरूरी है। सवाल यही है कि क्या देश की संस्थाएं इस चेतावनी को समझेंगी? क्या अभिभावक, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों के मन को टूटने से बचा पाएंगे? यही वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देश के भविष्य यानी छात्रों की सुसाइड को लेकर जो भी एक सुप्रीम फैसला दिया है, जो भी एक गाइडलाइन जारी की है, ये
कितनी इम्प्लीमेंट कराई जाएगी और कितनी होनी चाहिए, ये वाकई एक चर्चा का विषय बनता है। क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ये इन्वॉल्वमेंट हुआ? आंध्र प्रदेश की एक घटना के बाद इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लिया गया, जिस पर एक गाइडलाइन जारी की गई है। और सच में ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि अब तक के जो आंकड़े आए हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आखिर इन सब के पीछे यदि मिलकर इसका एक समाधान निकाला जा सकता है, उसी पर एक गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका कितना इंप्लीमेंट होगा और जाहिर तौर पर इससे कितना बदलाव आएगा, सीधे हम चर्चा पर चलेंगे, इसी पर पूरी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर समीक्षा साहू। समीक्षा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हैं राव कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं सुनील मल्लन। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद हैं डॉक्टर संगीता मुखर्जी। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राव कुलदीप जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, कुलदीप जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और सुनील जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं। अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, इनके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। तब तक मैं समीक्षा जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाँ, समीक्षा जी, ये एक केस हुआ आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद ये पूरा मामला जब कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसके बाद एनसीआरबी के आंकड़ों को भी देखा जाए, ये वाकई एक गंभीर चिंतन का विषय है कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 15 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि एक मेंटर जैसा होना चाहिए, टीचर्स को भी देखना चाहिए, रैगिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं वो भी एक बात हो सकती है, यौन उत्पीड़न जैसी जो चीज़ें होने लगी हैं या इस तरह के जो केसेस होते हैं वो भी एक है। ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके एक गाइडलाइन जारी की है। देखिए, इस गाइडलाइन के बाद कितना बदलाव होगा ये तो हम देखेंगे, इस पूरी चर्चा में हम बात करेंगे। लेकिन आप एक मनोचिकित्सक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरा आपसे है कि इसके पीछे का मुख्य जिम्मेदार कौन? वो एक मेंटल लेवल किस वजह से हो रहा है? स्टूडेंट बात नहीं रख पा रहा, बहुत दबाव में है, दबाव में उसे डाला जा रहा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत एक्टिव है, आज का जो यूथ है बहुत समझदार है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ओपनली बात की जाती है, बहुत खुल के बात की जाती है। उसके बावजूद ये आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी मैडम, थैंक यू सो मच आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुसाइड कोई नई चीज नहीं है, और ये आज भी ऐसी कोई घटना देश दुनिया में होती है, हम सब बड़े मीडिया बारे में फिर बात करना बंद कर देते हैं। हर 40 सेकंड में एक ना एक व्यक्ति सुसाइड करता है। ये वर्ल्ड का रेशियो है। पिछली ईयर में हमने कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। सुसाइड एक ऐसी चीज नहीं है कि जो अचानक से आके किसी में आज डिसाइड करके आज मैं सुसाइड कर लेता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, जेनेटिक होते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं। जो आजकल का टाइम है, जो हमारे बीच में कंपटीशन बढ़ गया है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं, जो बच्चों के अंदर की जो स्किल्स है वो आपस में मिसमैच हो चुकी है। हम कभी बच्चों को बचपन से स्क्रीन तो करते नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है स्कूल के अंदर कि जो बच्चों को एक राइट एज पे स्क्रीन करे कि भाई इस बच्चे को ये परेशानी आ रही है रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स करने में, कंसंट्रेट करने में, ये उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, ये उसको एडजस्टमेंट के इशू आ रहे हैं। समीक्षा जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, मतलब बहुत क्लियरिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे। एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी आप इंपॉर्टेंट बात रख रही हैं वो हमारे जो जितने भी पैनलिस्ट हैं उन तक और तमाम लोगों तक ये बात जो है वो अच्छे से पहुंचे। एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करेंगे। तब तक संगीता जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। संगीता जी, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट से रिलेटेड ये जो बात है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15 दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसमें काउंसलर से लेके, काउंसलिंग से लेके और समय समय पर हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जाए, एक पैनल बनाया जाए। यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट यदि वो हाशिए पर हैं, हाशिए पर मतलब यदि वो कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों की भी एक मेंटल कहते हैं ना काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको आप मोटिवेट करो, क्योंकि इतना डिप्रेशन
में चले जाना कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करे। और अभी तक के आंकड़े देखें हम, देश भर से 1,70,924 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। तो इसे आप डिसीजन को कैसे लेती हैं और इससे कितना बदलाव देखती हैं? देखिए, डिसीजन तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो घर में पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू से बच्चे को इतना प्रेशर हो जाता है कि वो सोचता है कि बस एक डॉक्टर, एक इंजीनियर ही सक्सेसफुल है, और उनको इतना प्रेशर दिया कि नहीं, आपको करना है, आपको ये क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है, आपको जेई क्रैक करना है, आपको सीए बनना है। प्रेशर शुड बी रिड्यूस। और जैसे आपने कहा कि हाँ, हम लोग स्कूलों में होते हैं, दिखता है, बच्चों में दिखता है कि घर का प्रेशर कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक जो बॉन्ड है वो होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स वर्किंग है, दे आर नॉट गिविंग टाइम, वो अपने बच्चों को पूरा टाइम ही नहीं देते हैं। वो बच्चे बेचारा अकेला है, वो अपने आप से जूझ रहा है, एक सोसाइटी से जूझ रहा है, दूसरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से जूझ रहा है। वहां एज ए टीचर हम लोगों का रोल बहुत बड़ा है, हमें वो समझना होता है। और माँ और टीचर से बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे अच्छे तो हम ही काउंसलर्स हैं। हमें पता चलता है हमारा बच्चा क्यों चुपचाप हो रहा है, हमारा बच्चा दुनिया से हट क्यों रहा है, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो हमें समझना है और उसके साथ बात करनी है। सबसे पहले तो बात करना जरूरी है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज अभी बच्चे बात ही नहीं कर पा रहे। ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वो खुल के बात कर सके। तो जो गाइडलाइंस है वो क्यों जरूरत पड़ी, जरूरत इसीलिए तो पड़ी है क्योंकि कोई है नहीं उनसे बात करने के लिए। तो काउंसलर की जरूरत पड़ रही है, सिस्टम में जरूरत पड़ रही है कि हाँ, अब हम हैं जो आपकी बातों को समझ सकते हैं। तो जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि वो घर पे वो माहौल नहीं मिल रहा है। पहले दादा दादी होते थे, बड़े भाई बहन होते थे जिनसे वो डिस्कस करते थे, वो डिस्कशन अब है ही नहीं। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन लेना पड़ा और डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी काउंसलर्स होते हैं, बच्चों को बोलना, बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स को रखना, ये आना चाहिए। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो या दिस इज अभी जो जरूरत है उसके हिसाब से बहुत बड़ा कदम है और मेरे ख्याल से इससे फर्क तो पड़ेगा। अच्छा, एक क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ा गया है कि परीक्षा पैटर्न की समय समय पर समीक्षा की जाए। ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? कई बार स्ट्रेस एग्जाम्स की वजह से भी होता है, ये सारी चीजें भी हैं। ये कितना महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट देगा? बहुत बड़ा है। देखिए क्या होता है, जनरली पेरेंट्स जो करते हैं या स्कूल जो करते हैं वो 10th के बाद प्रेशर देना शुरू करते हैं। नाउ तुम्हारा एग्जाम है 12th का, तुमको ये क्रैक करना है, तुम्हें ये करना है। अगर शुरू से अगर बच्चा क्लास 1 से पढ़ रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, उस पर प्रेशर आएगा ही नहीं। प्रेशर तब आता है जब एकदम से 10th में आके आपने बोल दिया अब तुमको बोर्ड निकालना है, तुम्हें ये एग्जाम देना, तुम्हें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं, जिसकी वजह से बच्चा एकदम से परेशान हो जाता है, एक लोड हो जाता है उसके ऊपर, वो नहीं कर पाता। शुरू से अगर बच्चे का डेवलपमेंट स्किल्स पे काम किया जाए, इन प्लेस ऑफ उनको एकेडमिक उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी स्किल्स पे काम किया जाए। ओके, अगर आपको इस लाइन पे जाना तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू वर्क ऑन इट, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। प्रेशर जब एकदम से, आप खुद भी जानते हैं, वो प्रेशर कुकर में एकदम से हवा आती है तो प्रेशर कुकर फट जाता है, ऐसे ही बच्चों का हो जाता है। इतना प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। छोटी सी बात बोलूंगी, हम सब एक फैमिली से हैं, हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स होते थे, हमें कपड़े या कुछ भी चीज एक टाइम टाइम पे मिलते थे। अभी हम बच्चों को जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो दे देते हैं। बच्चों को तकलीफ पता नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं कि कैसे कष्ट होते हैं, क्या होता है। जब एकदम स्पेशल तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर एक ही रास्ता मिलता है, लेट आई हैव टू फेस माय लाइफ। उनको नहीं पता कि जिंदगी में इससे आगे भी बहुत रास्ते हैं। अगर आप नहीं क्रैक कर पाए, नहीं बन पाए, भाई आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, बहुत रास्ते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर आपके पास स्किल्स हैं आप कमा लोगे। आज हम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। आज मोदी जी नहीं कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही पैसा कमा सकते, सीए ही पैसा कमा सकते हैं, नहीं। स्किल्स डेवलपमेंट पे हमें वर्क करना है। ऐसे एजुकेशनिस्ट मैं बता रही हूँ, जैसे हमारे स्कूल में भी हम स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। लाइफ स्किल एक नया आजकल शुरू है, लाइफ स्किल। जीना तो सीखो, कमा तो लो के पहले जीना तो सीख लो। एक कहाँ किस परिस्थिति में आपको कैसे हैंडल करना है चीजों को, कैसे अपने जो स्ट्रेस है उसको कैसे मेंटेन करना है। ये योगा क्लासेस अब सब कंपलसरी हो रहा है, क्या ये पहले नहीं थे? बट हाँ, स्ट्रेस को मेंटेन करना नहीं आता था, अब हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया। आप योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है। हेल्थ के ऊपर अभी सीबीएसई ने इतना ज्यादा प्रेशर दिया कि टीचर्स के भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे वर्क हो रहा है। इसलिए क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे। घर
संभाल पा रहे, बच्चे घर पे नहीं संभल रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी स्कूल पे आ गई है। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले पेरेंट्स, घर वालों को समझना है, बच्चों को समय देना है। सब कुछ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है संगीता जी। समीक्षा जी सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, मेरी आवाज? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बट मैम पता नहीं क्यों बहुत क्रैक हो रही है आवाज बीच बीच में। एक बार फिर से बोलिए। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी तो मैम जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम। देखिए, किसी भी बच्चे का अगर हम सुसाइड की बात करें, आज समाज, जुडिशरी, पुलिस, मीडिया बच्चों की सुसाइड के बारे में इतनी बात कर रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट चीज ये भूल रहे हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, सालों साल का डेवलपमेंट होता है। जैसे संगीता मैडम ने एक बात कही, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि भाई आप एकदम से बच्चे को प्रेशर कुकर में डाल देते हो, फिर बोलते हो कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ओवरनाइट तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ। और अभी तक तो आपने उस बच्चे को एक बबल में रखा हुआ था, ना आप उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बता पा रहे थे, ना आप उसे कुछ अच्छी चीज सिखा पा रहे थे। आपने सोचा कि भाई बच्चे को हमने अच्छे महंगे स्कूल में डाल दिया, कुछ एक्टिविटी क्लासेस में हमने उसे ज्वाइन करवा दिया और हमारी एज अ पेरेंट ड्यूटी खत्म हो गई। ये सबसे ज्यादा गलत है। लोग ये नहीं समझते कि जो बच्चों के अंदर जो मानसिक परेशानियां होती हैं वो बहुत छोटी उम्र से चालू हो जाती है। मैं 2-2 साल के बच्चों को देखती हूँ जिनको ऑटिज्म के ट्रेट्स होते हैं, 7-7 साल के बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होते हैं, बुलिंग के केसेस होते हैं, बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, स्टेज में नहीं बोल पाते, कपड़ों में पेशाब करते हैं, उनको हेजिटेशन होता है, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनको रीडिंग करने में दिक्कत होती है, उनको ADHD की प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, गणित सॉल्व नहीं कर पाते। और हम वो बच्चे की कभी भी ये स्किल्स को नहीं देखते। हम लोग क्या बोलते हैं, अब तुम भले कुछ भी करो, इतने नंबर ले आओ, 10वीं में तुम्हें PCB लेना है, फिर उसके बाद तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये करना है, बात खत्म हो गई है। हम बच्चों को जो एक अर्गोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है ना, उसकी स्किल के सेट के हिसाब से उसको उसका जॉब नहीं देते हैं। आप फिर माँ बाप क्या करेंगे, उनको कहीं प्राइवेट कॉलेज भेजेंगे, कहीं जुगाड़ तरीके ढूंढेंगे, डोनेशन देंगे, फिर बच्चे तो जिंदगी भर ही फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो मेरा ये जो कहना है कि भाई एक दिन में ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, आपको शुरू से रेगुलर है कि अगर किसी बच्चे को लर्निंग की प्रॉब्लम है, लर्निंग एबिलिटी का सर्टिफिकेशन होता है जिसके कारण आपको स्कूल में 10th 12th में आपको परीक्षा में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लोअर लेवल के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा अगर कम पढ़ रहा है, गणित, हिंदी, मैथ्स, किसी में तकलीफ है, अचानक से उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, स्कूल में एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, अवॉइडेंस है, टीचर्स को उस बच्चे को साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए, क्योंकि आजकल भी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के नाम पे अनट्रेन्ड लोग ज्यादा हैं। अस्पताल है बहुत बड़ा, वहाँ पे हम मतलब स्कूल, बड़े स्कूल वो धीरूभाई अंबानी तो कॉलेज का भी, किसी बच्चे अगर परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, उसका बिहेवियर गड़बड़ हो, स्कूल एक लेटर लिख के भेजता था हमको कि ये बच्चे में दिक्कत है, आप असेसमेंट करिए। हम हमारी टीम के साथ उस बच्चे का असेसमेंट करते थे, उनके पेरेंट्स को बुलाते थे और बच्चे की मदद करते थे, फिर उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से गाइड करते थे कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो सकता है कि आपका बच्चा यूट्यूबर बन जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए, शायद उसके अंदर बहुत ज्यादा एनिमेशन की क्वालिटी हो, बट नहीं, हमने तो फिक्स्ड आइडियाज हैं हमारी लाइफ में अचीवमेंट के कि भाई इस कॉलेज में सिलेक्शन होगा, इस इंस्टीट्यूट में आप ये करोगे तभी आप लाइफ में कुछ सक्षम हो। तो ये जो हमारे अंदर का जो एक सक्सेस का जो पेरेंट्स भी डालते हैं, समाज भी डालता है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें बच्चों की प्रॉब्लम को एक छोटी उम्र से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो स्कूल को करना पड़ेगा कि भाई आप एक रेगुलर इंटरवल पे असेसमेंट करिए उन बच्चों का। कॉलेजेस के अंदर भी जब एडमिशन होता है, भले वो मेडिकल कॉलेज हो मैडम या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक हम नाम वो बोलते हैं कि हम एक मेडिकल फॉर्म भरवा लीजिए, मेडिकल इवैल्यूएशन करा लीजिए। आते हैं ना बहुत से लोग कि हमारी पुलिस की भर्ती हो गई, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेडिकल कराना है, उसमें साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन भी होता है जो कभी कोई नहीं करवाता है, उसको आप मैंडेटरी करिए। आप किसी बच्चे को किसी भी फील्ड में रेसिडेंसी भी करा रहे हो, वो डॉक्टर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसको खुद को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से कोई काम कर पाएगा, उसको खुद को ही मदद की जरूरत है। उसको खुद को अगर दिखना नहीं रहा है, कुछ और परेशानियां हैं,
तो उसको उस हिसाब से आपको हेल्प प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट को, उसके डॉक्टरपेडिक, उसके डिपार्टमेंट के लोगों को, इस इंस्टीट्यूट के लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत है। जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है हमारे यहाँ ऑलरेडी हमीदिया में, ये चालू है। मतलब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी यूजी के बच्चे होते हैं, हर फैकल्टी को बच्चे अलॉटेड है। हम रेगुलरली उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पब्लिक अवेयरनेस, जैसे कि आप देखते हो ना मेंटल हेल्थ डेज बनते हैं, हम कितनी बार मिलते हैं टीवी पे कि आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो इन सब डेज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो तभी जाके लोग इस बारे में बात करेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए, स्टिग्मा को कम करना चाहिए। हम लोगों के अंदर ना समाज में, ये जो समाज की सबसे बड़ी गलती है ना, और जो स्पेशली जो बच्चों के फादर्स रहते हैं, सबसे बड़े दोषी वो होते हैं। वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनके बालक, उनके लड़की या उनकी लड़की को कोई ना कोई मानसिक घाती या मानसिक परेशानी हो सकती है। एक्सेप्टेंस नहीं है। अरे तुम डॉक्टर के पास क्यों जाओगे, तुम क्या पागल हो, तुम बुद्धू हो, ऐसा नहीं होता है, तुम रो क्यों रहे हो, ये चीज गलत है। नहीं, हमें समाज में हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदारों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और अगर किसी का मेंटल हेल्थ का इलाज कर रहे हैं तो वो आदमी अब नॉर्मल नहीं हो गया, उसकी शादी भी हो सकती है, उसकी जिंदगी भी बन सकती है। मैडम, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बड़ी इलनेस वाले व्यक्ति को भी नोबेल प्राइज मिला है। और यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कोई साइकाइट्री का पर्चा भी देख लेना तो लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, लड़कियों की शादी नहीं होती, माँ बाप बेचारे घर वाले चुपचाप छोरी छुपे इलाज कराते हैं, दवा बंद कर देते हैं। सालों साल जुडिशरी में आधे से ज्यादा ये जो केसेस है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सुसाइड, डाउरी, ये सब चलते रहते हैं। ठीक है समीक्षा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, सुसाइड एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और जो भी व्यक्ति अगर कभी भी, मैं आपको कुछ दो बस लाइन बोलूंगी, रेड फ्लैग साइंस है आज हमारी ऑडियंस के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड के बारे में बात करता है, उसकी इच्छा जाहिर करता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसको हल्के में ना लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे सब कुछ कर रहा है, अगर अचानक से उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अटेंडेंस, उसकी फिजिकल हेल्थ में डिटोरिएशन आ रहा है, वो आपको डर लग रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, घबरा रहा है, गलतियां हो रही हैं, तो उसको डांटिए नहीं, उसको बिठाइए, उसको पूछिए कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो गई है, और अगर आपके पास हेल्प है तो उसको हेल्प जरूर दिलवाइए। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। पिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम म्यूट किया आपने? अब मुझे आपकी हाँ जी राखी जी। हाँ ठीक है पिंकी जी, क्योंकि आप मैं सुन पा रही हूँ। हाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं। देखिए सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, हर तरीके से स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम हर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट हो। ये जो आंकड़े आए हैं सुसाइड वाले, ये वाकई एक चर्चा का विषय आज इसलिए भी बन गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है। लेकिन इस तह तक जाना कि आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अभी संगीता जी ने भी बहुत सारी चीजें बोली, समीक्षा जी ने भी बहुत सारी चीजें बोली। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आप समझती हैं, और ये जो 15 दिशा निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कितने मददगार हो सकते हैं? समीक्षा जी, राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। राखी जी, मैं करीब 25 वर्षों से यूनिवर्सिटी में DAVV में विजिटिंग लेक्चर्स लेती हूँ, तो कम से कम 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं साल में शिक्षित करती हूँ, और ये सभी मेरे पास टीनेज बच्चे आते हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, जिसमें से मेरा जो बेटा है वो कॉलेज के लास्ट ईयर में है। तो मैं एज ए पेरेंट भी बच्चों को मैंने स्ट्रगल से गुजरते हुए देखा है। मेरे बच्चों ने JEE की एग्जाम्स दी, और अभी छोटा बेटा JEE की एग्जाम दे रहा है। मॉर्निंग 7 o'clock से रात को 9:30 बजे तक वो बच्चा क्लास में ही होता है, कोचिंग में ही रहता है। तो ये शेड्यूल हमने हमारे बच्चों के लिए निर्धारित किया हुआ है। एक ऐसी माँ है जो दिन रात बच्चों के बीच में उठ रही है, बैठ रही है, सारी चीजें समझ रही है, जान रही है, कंपटीशन देख रही है, वो भी अपने बच्चे को इस लाइन में लगा देती है। कारण क्या है ना राखी जी, कि कंपटीशन ही इतना है। आज हमारे समाज में, आज हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चों के सामने एक्सपोजर इतना है, इतनी सारी चीजें उनकी हैं, इतनी सारी डिमांड उनकी है कि आज ऐसा लगता है कि यार आज मैं कमा के उनको सब कुछ कर पा रही हूँ, लेकिन कल जब ये जिंदगी की जंग में खुद उतरेंगे तो क्या ये इस लायक होंगे कि ये अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर एज ए पेरेंट हमारे ऊपर भी होता है कि हमारा बच्चा सारी जो रेस है, जो कॉम्पिटिशन है, उसमें कम से कम उस जगह पे तो पहुंचे जहां से वो अपने
अपना एक अच्छा जीवन चला पाए। तो कहीं ना कहीं राखी जी ये समस्या बेरोजगारी से भी जुड़ती है। न सिर्फ कॉलेजेस की पढ़ाई की हम बात करें, कहीं ना कहीं समाज में जो बेरोजगारी की समस्या है या जो बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है नौकरियों की और सप्लाई बहुत कम है, एक सुरक्षित जो जॉब नहीं है लोगों के पास, तो जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वही बीज हम हमारे बच्चों के बीच में रोपते हैं कि आप जब कॉलेज से पढ़ के बाहर निकलोगे तो आपको कंपटीशन फेस करनी है ना, और आपके पास जॉब के चांसेस जो है वो बहुत कम है, तो यू हैव टू स्टडी। अब राखी जी, मैं सबसे बड़ी जो मेरे पिछले 3 सालों में मैंने जो आज तक का एक सबसे दुखद पहलू देखा है, मेरे बेटे के कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला लड़का जिसको 4 सब्जेक्ट्स में 80 हो गई थी, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेमेस्टर में मिला के, चौथे सेमेस्टर में माता पिता और दादा दादी बाहर गए थे, परिवार का इकलौता लड़का था और मैडम वो लड़का फांसी पे लटक गया। तो ये जो घटना मेरे सामने हुई, मेरे बच्चे के दोस्त के साथ में हुई, तो तब से मैं हिली हुई हूँ और मैं आज तक हिली हुई हूँ और अभी तक मैं सोच नहीं पाती हूँ, समझ नहीं पाती, अपने आप को कंसोल नहीं कर पाती कि उन माँ बाप की क्या स्थिति होगी जिनका बच्चा इस तरह से चीजें उसने कर ली। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है ही, बेचारे पेरेंट्स तो खैर करते ही अपने बच्चे को हर तरीके से पैम्पर करने की कोशिश, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लगी उस कॉलेज की जो देख रहा था कि ये बच्चा, इसके स्कोर नीचे गिर रहे हैं, ये लड़का 2-3 सेमेस्टर में कम से कम इसको 4-5 सब्जेक्ट्स में 80 आ चुकी है और कहीं ना कहीं इसको भविष्य इसका डगमगाया हुआ लग रहा है। अच्छा, वो एक इतना बड़ा कॉलेज है जहाँ पे सभी बच्चों ने जेईई निकाली है और बहुत अच्छे परसेंटाइल से निकाली है, तो ये कहना कि ये लड़का बेवकूफ था, ये तो सरासर एक गलत बात है, क्योंकि वो 12th में इतना पढ़ के आया है, जेईई फाइट करके आया है, तो एक स्टैंडर्ड तो उसका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉलेज में फेल हो रहा था, उसको 80 आ रही थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि काउंसलर होना चाहिए, इट इज वेरी मच नीडेड इन अवर कॉलेजेस। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन बच्चों को इकट्ठा किया जाए जिनकी स्थिति इस तरह से डिटोरिएट हो रही है और उन बच्चों की काउंसलिंग की जाए और साथ ही में मतलब कुछ ना कुछ उनको ऐसा समझाया जाए कि इस चीज को ठीक किया जा सकता है, और नहीं भी किया जा सकता है तो फिर क्या रास्ते हैं उनके पास। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ लिटरेट मदर, मैं बात करती हूँ अपने बच्चों से, मैं दोनों बच्चों से बात करती हूँ, मैं बड़े से भी बात करती हूँ, मैं छोटे से भी बात करती हूँ, छोटे को भी समझाती हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना। बड़े से बात करती हूँ क्योंकि उसका प्लेसमेंट ईयर है, तो प्लेसमेंट ईयर है तो वो फिर से अभी बहुत टेंशन में, न सिर्फ वो जेईई के टाइम पे टेंशन में था, वो अभी भी टेंशन में क्योंकि परसेंटाइल कम आ रहे हैं। अब जितने भी आपके बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना मैडम, न सिर्फ कोचिंग की बात, ये सारे कॉलेजेस में पढ़ाई को इतना हवा बना के रखा हुआ है। आईआईटी में आप बोलो रात को 2:30 पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना, अरे भाई क्यों करना है? दिन नहीं होता है क्या पढ़ने के लिए? सुबह 6:45 पे असाइनमेंट सबमिट करना है, मतलब करना है, और जीने दो ना बच्चों को, शांति से चलने दो ना उनको। आपने जानबूझ के एक एक सड़ी सड़ी सी बात पे उनके स्कोर कम कर दिए। आज वो बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे 10 परसेंटाइल लेके मार्कशीट लेके बैठे हुए होंगे और जो सरकारी कॉलेज वाला बच्चा है या आईआईटी का बच्चा है उसके 5.5 परसेंटाइल होंगे। तो इतनी सारी उसकी तो जीवन भर की मेहनत ताकते रद्दी कर दी। आखिर क्यों ये इतना क्यों करना है आपको? आप देखिए ना उसको कैसे सुधार के मौके दिया जा सकते हैं। अगर उसने एक असाइनमेंट बिगाड़ा है, डीएवीवी में मैडम हमारे पास ये ऑप्शन होता है, वी कैन गिव सो मेनी चांसेस टू द स्टूडेंट्स। हम देते हैं उनको कि आप असाइनमेंट लीजिए, आप अपना स्कोर ठीक करिए ताकि हम आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा बना के दे सके। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? बच्चा अपना ही है ना मैडम, दुश्मन तो नहीं है। तो यहाँ ये होता है, लेकिन जो आपके बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वो स्टूडेंट को बड़े होस्टाइल नजरिए से स्टूडेंट्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके नियम बहुत कड़े हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर किसी भी कॉलेज के किसी भी बच्चे ने आत्महत्या की है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, आप उनके दोस्तों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आपको उन सभी 6 टीचर्स को सामने बिठाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो कौन सा टीचर था जिसके सब्जेक्ट में इस बच्चे के इतने कम मार्क्स थे और ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि वो बच्चे के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। अगर उसका असाइनमेंट अच्छा नहीं था, अगर उसका राइटअप अच्छा नहीं था, क्या आपने उसकी सप्लीमेंट्री अलग से एग्जाम ले ली? आप क्यों एटीकेटी देके उसका सेमेस्टर खराब कर रहे हो? आप क्यों फाइनल स्कोर में उसका 5.5 परसेंटाइल बना रहे हो? दीजिए ना उसको चांस, करने दीजिए ना। एक बार नहीं हुआ, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा। आप एक ही सेमेस्टर में उस बच्चे की 4 एग्जाम क्यों नहीं ले सकते हो?
कम से कम उम्मीद तो रहने दो, एक विश्वास तो रहने दो कि हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ इन सारी चीजों को। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मेरे 2 बच्चे मेरे सामने आगे जिंदगी में जाने के लिए खड़े हुए हैं, मेरे हजारों बच्चे जिनको मैं डेली पढ़ा रही हूँ वो मेरे सामने, उनके प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिखाई देते हैं, और उन सबके पीछे विवश खड़े हुए माता पिता दिखाई देते हैं। मैडम, आप, मैं और हम चारों महिलाएं यहाँ प्रबुद्ध महिलाएं हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि हर बच्चे की, जो गांव में बैठी हुई माँ है, उसको पता होगा कि उसका बच्चा आखिर फेस क्या कर रहा है। उसे नहीं मालूम है, वो स्तब्ध रह जाती है, वो हतप्रभ रह जाती है कि मैंने तो कोई कमी नहीं की भाई, आपकी बहुत सारी बातों को, लेकिन मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा फिर भी उसके बाद मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचा। तो राकेश जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आप बात कर रही हैं। इस तरह के मुद्दे पे आपको मेरे ख्याल से हर सप्ताह एक परिचर्चा रखनी चाहिए और इसको हर फैमिली में दिखाया जाना चाहिए। मैम, मैं तो एक पॉइंट और मैंने आपकी बात से निकाला, और वो ये है कि आखिर यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा है और एकदम से उसका ग्राफ या उसकी सारी चीजें गिर रही हैं, तो सबसे पहला कंसर्न है उसके पीछे का रीजन। अब रीजन देखिए कुछ भी हो सकता है। बच्चा फैमिली की तरफ से परेशान है, अपने सर्कल में परेशान है, टीचर के तरफ से टॉर्चर है, उस एटमॉस्फेयर से टॉर्चर है, या उसके अपने खुद के कोई पर्सनल ऐसे रिलेशन से, मैं बहुत खुल के बात कर रही हूँ, हम सब बहुत मैच्योर हैं, बच्चे बहुत मैच्योर हैं, या उसकी वजह से वो एक ऐसे स्ट्रेस में चला गया कि उस पॉइंट से वो निकल नहीं पा रहा है और वो अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये बात मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ साथ और टीचर्स भी हैं, जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने बच्चों जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उनको समझते हैं, बिल्कुल उस पर खुल के बात हो सकती है। जब तक खुल के बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैम ये जो डिप्रेशन है ना, स्पेशली वो फ्रेंड सर्कल के बीच में हो, वो एक स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो वो कि आखिर वो स्ट्रेस किस वजह से है, क्यों उसका ग्राफ गिरा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। एक बात और राखी जी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि लास्ट 1 साल पहले मैं बीकॉम की एक क्लास लेती थी। वहां पे एक लड़का था जो बहुत कम बोलता था और कोने में जाके बैठ जाता था। तो पता नहीं राखी जी, मेरी तो आदत है, जितने भी मेरे बच्चे होंगे उसमें से मैं ऐसे बच्चों को जरूर पॉइंट आउट कर लेती हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो उस बच्चे से मैंने जानबूझ के बार बार दोस्ती करने की कोशिश की। सभी बच्चों से भी बोला कि भाई इससे जरूर पूछा करो, इसको जरूर बताया करो। तो पता नहीं क्यों धीरे धीरे उस बच्चे का विश्वास मुझ में आया। एंड मैडम, एक बार पार्किंग में आके वो बच्चा मुझसे मिला, उसने मुझे बताया कि मैडम मैं 1 साल बैक चल रहा हूँ, ये सारे मेरे जूनियर्स हैं, मैं इनसे सीनियर हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है इनके साथ बैठने में। लेकिन धीरे 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 करके सेमेस्टर खत्म होते होते मैंने कोशिश करके उस बच्चे को बाकी सब बच्चों से दोस्ती करवा दी। मैंने उसको कई अपने भी एग्जांपल्स दिए कि देखो मैं जिनके साथ पढ़ती थी, कभी मैं उनको पढ़ाया करती थी, पर ये सब होता है, जिंदगी है, भाग नहीं सकते हो आप, यू हैव टू फेस इट। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉलेज लेवल के टीचर्स हैं मैडम, उनको भी साइकोलॉजिकली इस तरह की बच्चों से प्रेम होना चाहिए। टीचर बनने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसको अपने बच्चों से प्रेम हो। मैडम बिल्कुल चीज है, इस चीज को थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। कुलदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, कुलदीप जी थोड़ा सा मैं इस चीज को आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 एक पॉइंट्स रखे हैं, जो गाइडलाइन दी है, उसको तो सभी लोग वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आज हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा। लगातार जो ग्राफ बढ़ा, लगातार जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं स्टूडेंट की सुसाइड को लेकर, ये चिंताजनक है। अब आ रही है सुधार की बात कि कहां से किस किस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने तरफ से हम कितना वर्कआउट कर सकते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है इस तरह की, हालांकि करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं करते या टीचर्स नहीं करते, पर इसको कंपल्सरीली कुछ ऐसी चीजों को भी देखना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है बच्चे छोटे हों, बच्चे बड़े हों। सर, मैंने तो छोटे बच्चों को भी देखा है। आजकल यदि 6th-7th के किसी बच्चे को एक टीचर यदि डांट दे और बाकी बच्चे यदि उसका मजाक उड़ाएं, वो भी उसे हर्ट कर जाता है। तो सोचिए, जब 6th-7th के बच्चे को इतना बुरा लग सकता है, तो जो कॉलेज में हैं उनको कितना गिल्टी फील होता होगा। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर बहुत स्ट्रिक्टली मुझे लगता है चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पेरेंट्स की तरफ से तो होगा, लेकिन क्योंकि वो उस प्रेमाइसेस में है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, वहां इन चीजों का ध्यान रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल रैगिंग, क्यों आप किसी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं? आपको वो जवाब नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते, बात करने जाते हैं उनको हेल्प नहीं मिलती, वो इतना टॉर्चर हो चुके होते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंसल्ट फील हुआ और उस वक्त उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। जी, तो राखी जी आप पूछ क्या रही हैं मुझसे?
सर ये जो डिसीजन हुआ, ये जो पूरी बात हुई, इसे आप कैसे लिखते हैं? क्योंकि आप एक पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आपकी चीजें और आपकी बातें बड़ी इम्पोर्टेंटली आगे बढ़ेंगी। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो मैं एक तो क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहे थे। और निश्चित रूप से निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का प्रासंगिक है, आवश्यक भी था। पर सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना पड़ना, मतलब ये स्थिति आ रही है, ये इसकी वजह क्या है? हम लोग इस समस्या के जो विभिन्न पहलू हैं, जो लोग इसमें शामिल है, स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट खुद है, परीक्षा का सिस्टम है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स है, सोसाइटी है और राष्ट्रीय चरित्र है, इन सारी चीजों के बीच में ये सारी चीजें आपस में बहुत ऐसी उलझी हुई है कि किसी एक को दोषी ठहराने या कोई बरी होने की कोशिश करे यहाँ पे, तो वो इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला। नहीं, क्योंकि ये जो आत्महत्या जैसा निर्णय कोई करता है तो वो क्षण वाकई बहुत बहुत भिन्न प्रकार का क्षण होता है। उसको समझ पाना इतना सहज नहीं है कि वो क्या चीज है, वो आखिरी तिनका क्या है उस नाव पे, जो वो तिनका गिरते ही वो डूब जाए। तो ये तनाव में तनाव के बिना जीवन चलता नहीं, सबके पास तनाव। लेकिन देखिए ये कड़ी कहाँ से शुरू होती है? घर का माहौल। पहले तो घर में बच्चों को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके कितना प्रेशर बनाया जाता है, खुद माँ बाप की समझ कितनी है, वो अपने अधूरे सपने बच्चों से पूरे करवाने की कोशिश में लगे हैं या आस पड़ोस वालों से प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, उन्हें कैसा जीवन चाहिए। आजकल अच्छा बच्चा कोई हो, शरीफ हो, तो उसको कहते हैं कि अरे बेचारा बड़ा शरीफ है। आज के समाज में शरीफ होना बेचारा हो गया है। तो कहते हैं चंट नहीं है हमारा लड़का यार, बहुत भोला, अरे अच्छा है, अच्छी आत्मा है, प्यारा बच्चा है। तो वो माँ बाप घबरा रहे हैं कि यार ये दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा। मैं चंडीगढ़ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यही बात थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करके बच्चा ऐसा ऐसा, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा बना देंगे, पर जिस सोसाइटी में जाएगा उसमें वो सरवाइव कैसे करेगा। तो इन चीजों के लिए ढाल मजबूत करनी पड़ेगी। टीचर्स को, जैसे आप काउंसलर, में इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं इंस्पेक्शन में एक बहुत रेपुटेड नाम है देश का, उस स्कूल में गया और मैंने कहा भाई मुझे काउंसलर से मिलना है, और वो छोटे बच्चे वालों की जो काउंसलर हैं उनसे मिलना है, बड़े वालों के, सीनियर सेकेंडरी वालों का नहीं। आप, वो पूरा ही स्कूल था। तो वो जो मैडम थी वो आई, मैंने कहा मैडम आप उन बच्चों से कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं? ये जो नर्सरी केजी के बच्चे आते हैं, इनको जैसे जरूरत हो काउंसलिंग को, तो वो उनका जवाब था कि हाँ टीचर्स बताते हैं ना और पेरेंट्स बताते हैं ना। क्या बताते हैं? कि हाँ ये ऐसे परेशान करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। तो मैंने कहा मैडम काउंसलर आप इस बच्चे की हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स की? उनकी परेशानी बता रही हो, इसकी परेशानी ये कैसे बताता है आपको? तो वो वेल क्वालिफाइड लेकिन नौकरी कर रही थी मैडम, और सिस्टम हो गया, बन गया, तैयार, नौकरी पक्की हो गई, काउंसलिंग हाँ साहब हो रही है, देख लो। तो ये एक तो जो ढोंग का जीवन हो गया आजकल। अच्छा बनने के बजाय अच्छा कैसे दिखें, लोगों को कैसे मनवाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं अभी सेरोटोनिन 200 mg ले रहा हूं खुश रहने के लिए, और बरसों से मैं डिप्रेशन, उसका नाम डिप्रेशन रख दो, तो उसके साथ लड़ रहा हूं। और जब मुझे ये समझाया गया कि भाई जैसे किसी की अगर पेनक्रियाज शुगर वो इंसुलिन नहीं बना रही तो वो इंसुलिन बाहर से ले रहा है, तो आपका अगर जितना सेरोटोनिन चाहिए आपके गट बैक्टीरिया से या किसी भी वजह से या अनियमित दिनचर्या से वो नहीं बन रहा है, तो उस दवाई लेने में शर्म क्या है? तो मैं आगे हो के बता रहा हूँ। यहाँ भी मुझसे किसी ने पूछा थोड़े था, पर मैं जानबूझ के बताई ये बात। और मैंने लोगों को बहुत आगे जाके उनसे पहल करके ये बात बताता हूँ कि भाई जुकाम हो गया तो जुकाम ही तो है, तो वो थोड़ा सा ऊपर हो गया जुकाम, तो उसमें कौन सी बुरी बात हो गई?
और सभी मनुष्यों को अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसे तनाव और ऐसी स्थितियां से सामना पड़ना पड़ता है जिससे वो उस वक्त किसी से साझा कर ले तो बहुत समस्या हल हो जाती है। अभी हमारे पास साझा करने के लिए मित्र और परिवारजन या टीचर इनमें जिन पर वो भरोसा कर सके वो बहुत कम रह गए। एक तो तेज बहुत हो गए। देखिए पहले हमारे पुरखों के पास तो एक ही स्क्रीन था, वो लेटते थे तो ऊपर आकाश दिखता था तारों भरा, वो एक स्क्रीन एकमात्र उनका था। उसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी में, दादाजी की पीढ़ी में सिनेमा का स्क्रीन आया, फिर टेलीविजन का स्क्रीन आया, फिर कंप्यूटर का, पीसी का, लैपटॉप, पैनटॉप और ये मोबाइल, और अब तो हर आदमी एक एक स्क्रीन लेके बैठा आइलैंड बन के, द्वीप बना हुआ है। कहीं कोई परिवार इकट्ठा फैमिली गैदरिंग में सब बैठे हैं लेकिन नीचे मुंडी झुकी हुई है, हाथ में वो मोबासुर है उनके सबके। हम खुद भी उसके गिरफ्त में है, बीमार है, सभी उपयोगी भी है, लेकिन इस कारण से हमारी जो सामाजिकता है, देखिए टीवी जब आया तो लोगों ने एक दूसरे के घर जाना कम कर दिया था, क्योंकि उस पे सीरियल देखना, जो मिलने का टाइम, अरे नहीं यार उस टाइम तो मेरा वो आएगा ऐसा करके। और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे जब सक्रिय हो गए तो सोशल मीडिया पे ऐसा एक झूठा भ्रम मिलता है क्या हो कितने दोस्त हैं, और ये अच्छी फोटो डाल दी, अच्छा गाना लगा दिया, जिस पत्नी से दिन भर कुचुर पुचुर लड़ते रहते हैं उसके साथ अच्छी फोटो डाल के लगाओ, क्या कपल है यार, वाह। और सारी एक मतलब नकली दुनिया से झूठी दवाई लेके खुश हो लेते हैं। तो एक तो वास्तविकताओं को स्वीकार करने की आदत हमें पूरे समाज को डालनी पड़ेगी, समाज को सहज करने की आवश्यकता। कुलदीप जी, हाँ। दूसरा जो तनाव प्रतिस्पर्धा का जो है, देखिए हम नौकरी करने वाले लोग नहीं थे, ये 200 साल से रट्टा हुआ है नौकरी का। अंग्रेजों ने नौकरी करना सिखाया हमें, उनको नौकर चाहिए थे यहाँ राज करने के लिए, लोकल कारकुन चाहिए थे, तो उनकी पद्धति की पढ़ाई उन्होंने लागू की, उससे वो जो तैयार हुए, वो नौकर तैयार हुए, हमने वैसी की वैसी चला रहे हैं उसको, खूब उसमें थेगड़े लगा दिए, लेकिन वो कपड़ा हमारा नहीं है, वो हमारा वस्त्र नहीं है, वो भारतीयता की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है। हम मूलतः उद्यमी लोग थे जब पूरी दुनिया में हम इकोनॉमी के तौर पर, ये हम नहीं कह रहे, यूरोप के एक कमीशन ने सर्वे किया, उन्होंने ईस्वी सन 0 से प्रारंभ किया क्योंकि उनके लिए दुनिया वहां से ही शुरू हो रही है, और 2000 तक उन्होंने उसका सर्वे किया, तो उसका रिजल्ट ये था कि 15वीं या 16वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। तो भाई अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे होगी तो कैसे होगी? ठीक है। आज अगर अमेरिका की नंबर 1 पे है तो क्यों है? क्योंकि उतना वहां विकास है। चलिए, हाँ। तो हमारे पास था, हमारे पास इतना उद्यमशीलता थी, इतना सब करते थे, तो अभी बच्चों को ये लगता है अरे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं तो गया, ये वो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, तो इतनी आशंका में वो क्यों जीते हैं? जैसे मैं भी अभी जुड़ नहीं पा रहा था आपसे, बहुत देर से परेशान हो रहा था, तो मेरे भीतर भी एक हल्की सी घबराहट हो रही थी, पर मैं इस फोन पे ट्राई कर रहा, दूसरे पे फोन कर रहा, कुछ प्रयास कर रहा था। तो प्रयास करने से ही पाया जा सकेगा, निराश होने से काम नहीं चलेगा, पर प्रयास करने का हौसला देने के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और वो सपोर्ट सिस्टम खासतौर से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में, ये वो वाला, वो जो मैडम का उदाहरण मैंने दिया था वैसे वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि है तो सही सब लेकिन बना वो, मैं जब थोड़ा सा समय और लेता हूँ, ये बात बता दूं कुलदीप जी, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए सुनील जी की, उसके बाद वापस आऊंगी तो वापस से समय दूंगी सर, काफी देर से वो भी वेट कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ। सुनील जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है जी। सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। सुनील जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि आप तो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सबसे बड़ी बात है जो गाइडलाइंस आई हैं बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे जो आप डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं आपसे भी, क्योंकि ये गाइडलाइन जो आई तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया होगा, उसके बाद ये चीज़ें आई हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? जो नहीं करेगा उस पर सख्ती भी होगी, क्योंकि क्या होता है सारी चीज़ें संज्ञान में तब आती हैं जब मामला कोर्ट तक पहुँचता है। धरातल पर क्या हो रहा है, कौन इंप्लीमेंट करा रहा है, नहीं करा रहा है, ये अपने आप में एक चुनौती है।
मैं बड़े अफसोस के साथ पहले तो ये बात बता रहा हूँ कि हमारे मानयोग सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय जो स्टेट के हैं हमारे, उन्होंने आज तक बड़े ही अच्छे अच्छे फैसले, बड़े ही अच्छे अच्छे कंसर्न बताए हैं। उसमें से एक फैसला बताता हूँ, सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी, कि स्कूल या कॉलेज को जाने वाली बस या जो भी व्हीकल है उसकी क्या क्राइटेरिया होंगे। एसिड अटैक के ऊपर मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया कि जो भी एसिड बेचेगा उसके पास लाइसेंसिंग सिस्टम, टोटल क्वांटिटी, जो एसिड की ग्रेविटी है वो कितने % तक वो रख सकता है एक किराने वाला, इतना कुछ बताया, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं फिर अफसोस के साथ कहता हूं कि जिस घर का चिराग बुझता है उससे पूछ के देखिए, उसकी दुनिया खत्म होती है। पर अफसोस जताता हूं हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स का, ब्यूरोक्रेसी का, कि उनको सिर्फ अपने आगे नौकर चाकर चाहिए, उनको दुनिया में क्या हो रहा है दर्द नहीं है। ये हमारे मानयोग न्यायालय, हमारे न्यायाधीश, हम वकील लोग इसके लिए लड़ते हैं कि अगर सुसाइड की बात मैं कर रहा हूं तो आप सब पैनलिस्ट ने, समीक्षा जी ने, संगीता मैम ने, पिंकी मैम ने, और अभी तो कुलदीप सर ने तो छिक्के पे छिक्का मारा है बातें बता के। रियलिटी, सबने रियलिटी बताई है। मैं एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। कहता अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो कुछ ऐसा शेर है। तो वही रियलिटी है कि वो यार आज नहीं बचे। वो यार कौन है? वो माँ बाप भी यार हैं उस बच्चे के, जो उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते कि बेटा गलती भी करके आ, मुझे बता, मैं सुनूंगा, हजम करूंगा और तुझे उसका सल्यूशन बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। वो भी डराने के लिए बैठे हुए हैं। खबरदार तूने ऐसे किया, पड़ोसी है कहेगा। आज कंपटीशन ना, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उसका कंपटीशन है। पहले तो कमीज ही नहीं होती थी हमारे पास, हम कंपटीशन करते ही नहीं थे। हमें भी बचपन याद है हम कैसे खेलते थे, ना कोई जात पात थी, ना कोई क्राइटेरिया था। पास होना हमारा टारगेट हुआ करता था और हम पास हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद जब मिठाई बन जाती थी, अरे बढ़ जाती थी। हाँ, मेरे मदर ने बताया कि जब उनका टाइम था तो कुएं पे, फाटकों पे, पता नहीं कहाँ पे पुलिस के नाके लगते थे कि आज रिजल्ट आने वाला है, लोग सुसाइड करेंगे शर्म के मारे। तो जो गैप हमने बना रखा है अपने बच्चों के साथ, मेरा बच्चा मतलब सिर्फ मेरा पैदा हुआ किया हुआ बच्चा नहीं, वो हर बच्चा है जो मेरे साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है। काउंसलर की क्वालिफिकेशन कुलदीप सर ने बहुत अच्छा सटीक उसके ऊपर टिप्पणी करी कि बच्चे की परेशानी क्या है वो पता है तुम्हें, टीचर की क्या है, माँ बाप की क्या, वो तो पता है। तो सच्ची बात बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस है, बिल्कुल है। उसको भी इतना स्ट्रेस दे रखा है हमने, उसको भी कुशन नहीं दिया हुआ। और ये स्ट्रेस जो है अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ, आइसोलेशन की तरफ और अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ। जब हम प्रेशर डालते हैं कि साथ वाले ने ये किया तुम ये करो, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम बच्चे के अपने इंटेलेक्चुअल को खत्म करके। मैं कहता हूँ उसको घास काटने दो यार, क्या दिक्कत है, वो भी अच्छा काम करेगा। अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी, उसको जब सभा में वो कसम उठा रहा था तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये एक मोची का बच्चा है। तो उसने 2 मिनट के साइलेंस के बाद ये बोला था कि मेरे बाप ने अगर कोई गलत जूता बनाया है तो आप हाथ खड़ा करें, उन्होंने क्वालिटी सर्विस दी है अपनी सीट पे बैठ के। तो हर काम में क्वालिटी सर्विस दी जा सकती है, बच्चे को रिलैक्स किया जा सकता है, और इसके लिए कानून में सख्ती बहुत जरूरी है। अभी पिंकी मैम ने बताया कि रात के 2:05 तक असाइनमेंट नहीं आएगी तो नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे नंबर? आप उसकी जिंदगी के नंबर काट रहे हैं। आप रिलैक्स करो, उसके पूरे करिकुलम में उसको रूल तोड़ने की भी ताकत सिखाओ कि अगर तूने रूल तोड़ दिया। मैं कल देख रहा था, मैं फॉरेन गया हुआ था, मैंने अभी 2 महीने फॉरेन रहा हूं, तो वहां देखा बच्चों का हाल। बच्चों जिसके घर में मैं गया उसकी बेटियां थी, तो उसने पता क्या पूछा, दिस गाय विल स्टे विद अस। तो मेरे दोस्त ने बताया कि ही इज नॉट गाय, ही इज नॉट ए गाय, ये हमारे जीजू लगते हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। तो वो मेरे साथ हाथ मिलाने से पहले भी इस प्रेशर में थे कि पता नहीं इसके साथ हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना। और वर्सेस में जब इंडिया उतरने के बाद मेरा सहारनपुर में केस था, तो सहारनपुर में केस करने के लिए गया तो रास्ते में देखा कांवड़ की लाइन।
मैंने कहा ये है आजादी कि हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, और ये प्रेशर रिलीज हो रहा है, ठीक है, दो चार क्राइम होंगे बट जान तो किसी की नहीं जाएगी। मेरे को ट्रैफिक में टाइम लगा, 2 घंटे फालतू लग गए, तो वहां की याद आई कि कितना सिस्टम चलता है, पर मेंटल ब्लॉक तो है ना, यहाँ वो नहीं है। तो जो समीक्षा जी ने कहा, संगीता जी ने कहा, सबसे पहले वो प्रेशर कुकर की सीटी को हमें खत्म करना पड़ेगा, उस कुकर का ढक्कन खोलना पड़ेगा, बच्चे को आजादी से जीने देना होगा। और जहां तक कानून की बात है, अब मैं वकील हूं तो उसकी बात किए बिना बंद नहीं करूंगा। सुनील जी थोड़ा जल्दी से। हाँ, 1 मिनट। कानून की बात करूंगा तो कॉलेजेस के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज उनको कंपलसरी करनी चाहिए कि ये एक्टिविटी में भी बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं या क्या वो एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिविटीज रखनी जरूरी है। और जो पढ़ाई का करिकुलम है सवेरे 10 से लेके 5 बजे के बीच में खत्म होना चाहिए, भले ही वो होमवर्क है, भले ही वो स्कूल वर्क है, भले वो कुछ भी है। बिल्कुल ठीक है, आप 6 महीने क्लास लंबी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक है सुनील जी, जीने दो। चलिए क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबके अपने ओपिनियन है, सबने अपनी बात को रखा है, और एक बात तो है, घर से लेकर स्कूल तक और काउंसलिंग तक जो एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस पर सबको मॉनिटरिंग की जरूरत है, सबको अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, और बच्चों पर प्रेशर को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी इस पूरे कंक्लूजन, इस पूरी चर्चा से निकल कर आया। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।